नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केबीएल न्यूज़ में। आज की प्रस्तुति नई उमंग, नई सोच, कौन बनेगा जनता के रखवाला। इस प्रोग्राम के तहत आज हमारे साथ आए हुए सुधीर जी, जो विश्वकर्मा समाज के पूरे बिहार में जाने माने नेता, स्वयं सेवक और एक युवा साथी है। परिचय लेते हैं इनसे। हाँ सुधीर जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और केबीएल न्यूज का भी धन्यवाद, स्वागत है। और हमारे जनता को धन्यवाद देते हैं कि आज हमको चैनल में बहुत बैठने का सौभाग्य मिला है। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं सुधीर जी आज की बातचीत। हमें बताएं कि अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप एक विश्वकर्मा के नेता है। पिछली बार अगर आपको याद होगा तो तीन रैली हुई। पहले वरी समाज ने किया, फिर विश्वकर्मा समाज ने किया, फिर लोहार समाज ने, और इस बार भी दो का ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। एक 27 तारीख को और एक 30 तारीख को। 27 तारीख वाले में बढ़ी एक अपना कर रहा है, और 30 तारीख में जैसे सुनने को आया है कि विश्वकर्मा समाज सब लोग मिलकर कर रहे हैं, और एक क्या तीसरा भी हो जाएगा। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है और इससे क्या लाभ मिलने वाले हैं हमारे समाज को। विश्वकर्मा समाज में ऐसा बात है, रैली 3 न 13 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा होने का मानसिकता है विश्वकर्मा समाज में कि पिछले बार जो बताए आपने कि 3 का जगह 4 रैलियां हुआ, और इस बार भी एक रैली हो चुका है जो बीजेपी कार्यालय में हुआ है, और दूसरा रैली 27 तारीख को है, और तीसरा रैली है जो विश्वकर्मा समाज के 7 जातियां हैं। जो 2 अन्य जाति हैं वो विश्वकर्मा है ही नहीं, और हो सकता है 30 तारीख के बाद भी होगा 1-2 रैली। इसमें कोई भारी चीज नहीं है विश्वकर्मा समाज का। अच्छा, तो सुधीर जी आप हमें ये बताएं कि अब तक इतने लंबे अंतराल में, इतने सालों साल विश्वकर्मा का इतनी जनसंख्या है, इसका कोई भागीदारी राजनीति, विधानसभा मंत्री, एमएलए क्यों नहीं बन पाए? क्या हो सकता है इसकी कमी? देखिए, विश्वकर्मा समाज में राजनीतिक में किसी का लगाव नहीं है। जो लगाव है उनके पास पैसा नहीं है। और सबसे पहला तो कि बिहार ऐसा राज्य है इंडिया का, यहाँ सबसे पहले अशिक्षित है। अशिक्षित में हमारे विश्वकर्मा समाज का तो बहुत हुआ, तो मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद उसको रोजी रोजगार करना पड़ता है, उसको घर में सही से खाना नहीं मिलता, सही से सबसे पहले तो उसको रहने के लिए घर नहीं है। विश्वकर्मा समाज में राजनीति में क्या इन्वॉल्व मिलेगा आपको? इसलिए बहुत सारे हैं दिक्कत। और अब धीरे धीरे अब उसका हो रहा है जुगाड़। लोग अब उस जगह पर पहुंच रहे हैं कमाने खाते कि अब हम भी कुछ राजनीति में इन्वॉल्व ले। विगत 4-5 सालों में विश्वकर्मा का, चाहे वो लोहार समाज हो, बढ़ई समाज हो, या अन्य और इतने अति पिछड़ा के समाज के लोगों हो, काफी ज्यादा देखने को मिला है मीडिया में, न्यूज में, और लगता है वो लोग काफी एकत्रित हो गए हैं। तो इस बार क्या प्लानिंग है आपका विधानसभा में? मतलब क्या से प्लानिंग चल रहा है आपके और आपके पूरे टीम के बिहार में क्या प्लानिंग चल रहा है? देखिए, विश्वकर्मा समाज पहले से बहुत बिखरा हुआ था। ये 2-3 साल में ऐसा हुआ है कि सब अपने आप में अब एकत्रित होने लगे हैं। जो बिहार में इस बार विश्वकर्मा नाम से लोग, सारी पार्टियां हैं जो थार थार कांप रही है कि विश्वकर्मा कहीं भी है तो एक जगह वोट करेगा। जो लोकसभा में देखने को मिला था, एक जिला में चुनाव हुआ था लोकसभा में, जो सारा विश्वकर्मा एक जगह वोट डाला था। और इस बार भी वही होगा, जो बिहार चुनाव में विश्वकर्मा समाज के पास में चाबी होगा, जिधर चाहे उधर बना सकती है सरकार को। बिहार की राजनीति पूरी जाति के समीकरण के हिसाब से चलता है, आप ऐसा मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। तो विश्वकर्मा समाज की कितनी परसेंटेज है आपके समाज की मिला के? विश्वकर्मा समाज में जैसे हो गया सोनार, बढ़ी, लोहार, ठठेरा, कसेरा, ये सब मिला के पूरा 9% वोट होता है। 9% होती है, जो एक मायने रखता है। एम वाई का फैक्टर है। एम वाई के फैक्टर के बाद दूसरा विश्वकर्मा समाज ही का वोटर है। तो इसके साथ चाबी इसके पास ही है। आने वाला समय विधानसभा में आपको प्रभावित दिखने को मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि इस वक्त बार पूरे विश्वकर्मा समाज जो है किसी एक आदमी को वोट देने जा रही है। हाँ, और वो पूरी बिहार की जो समीकरण है, गणित है, उसको बिगाड़ सकती है। एकदम नेसेसरी 100% है कि 2025 के विधानसभा में गणित को बिगाड़ के रखेगा। तो दोस्तों, आप जैसा कि सुधीर जी कह रहे हैं कि इस बार विश्वकर्मा समाज पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, और ये किन्हीं पार्टी का भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। तो सुधीर जी, आप हमें ये बात बताइए थोड़ा, आपको बचपन में बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका जिला कौन सा, और फिर पटना में कैसे आपने ये काम का शुरुआत किया? कौन सा जिला? जो जहानाबाद जिला नक्सल प्रभावित है। अब जो धीरे धीरे वो हट चुका है नक्सल प्रभावित।
लेकिन उस जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, जो नरसंहार हुआ करता था उस ग्राम से मैं बिलोंग करता हूँ। वहीं से मैंने भी बचपन में देखते रहा कि कैसे लोग सब नरसंहार करता है। आपको प्रेरणा नरसंहार आप जो कह रहे हैं, जहानाबाद नक्सली, इन सब से कैसे प्रेरणा मिली कि आज आप एक समाज सेवी लोगों को मदद करने लगे हैं, राजनीति में भागी दिलाने दे रहे हैं और पूरे बिहार घूमते हैं? इसका क्या कनेक्शन है, कैसे हुआ ऐसा? जैसे नरसंहार होता था उस समय मेरे के यहाँ हरिजन रहता है, और जब हरिजन रहता था तो उस समय सुनते थे कि बहुत सारे नक्सल आते हैं काटने के लिए, तो हम लोग रात भर सोते नहीं थे, दिन में सोते थे कि कहीं इधर से आए तो उधर काट कोट के चला ना जाए। तो वहीं से मैंने सोच किया, जो मैंने एक उनको पहचान की जरूरत है, माननीय श्री काशीराम जी को, उनसे मैं प्रेरित होकर मैं आज समाज में हूँ। और एक हाल फिलहाल में भी चल रहा है 4-5 साल से कि क्रांतिकारी के रूप में एक नई पार्टी बनी है विश्वकर्मा समाज को, वो इतना प्रेरित कर रही है कि लोग उससे आकर्षित होकर राजनीति की ओर विश्वकर्मा समाज बढ़ रहा है। आपने अभी अभी नाम लिया काशीराम जी का, काशीराम जी से क्या कभी मिलने का मौका मिला आपको? नहीं, एक बार मिला था तो उस समय मैं मिल नहीं पाया, जिस समय फर्स्ट टाइम मायावती सरकार बनी थी उस समय मैं गया था, लेकिन तो वो जब मिलने का मौका नहीं मिला। वो बहुत बचपन थे उस समय, मैंने कितने साल के रहे होंगे आप? मैट्रिक का एग्जाम दिया था। अच्छा। और उसी समय हमारे गांव में था, तो वो लोग बोले कि चलिए लखनऊ घूमने, सरकार बनी है, बहुत अच्छा, बड़ा मैट्रिक प्रोग्राम। पास एग्जाम देने के बाद आप गए थे, इसलिए इस होश में आवाज में से। आपके समाज में कुछ नेता, समाज सेवी, ऐसे लोगों का कुछ नाम बता सकते हैं जो अच्छे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिससे आप प्रभावित होते हैं? कोई एक ऐसा नेता जो अब काम कर रहा हो? जैसे देखिए, आज हमारे बिहार में खास करके कास्ट शिल्पी के नाम से एक संगठन चलता है, जो 35 साल से वो कहते हैं कि चलाते हैं। और बिहार में 38 जिला में वो कहते हैं कि हमको 32 जिला में संगठन है। जो उनको से मैंने देख रहा हूँ कि बहुत, जो पहले जनरल में थे तब बीसी में आए, बीसी से फिर नेक्चर 1 में आए, तो बहुत फायदा हुआ, वो संगठन काम कर रही थी। लेकिन कुछ इन्हें चंद साल पिछले इधर थोड़ा लड़खड़ाया है, कुछ नई संगठन बनी इसलिए। चलिए, आज बहुत अच्छा। अब सुधीर जी, हम आपसे आज का अहम सवाल पूछना चाहेंगे, जो हर कोई जानना चाहता है कि इस बार विधानसभा में आप किसको सीएम देखना चाहते हैं, या आपकी तरफ से किसको, कौन सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए? अब सीएम की तो बात कर रहे हैं, तो सीएम के तो अभी जनता का चुनाव होता है तो उसके बाद किया जाता है। अब होना भी चाहिए तो कोई युवा आए जोश उभर कर, उसको सीएम को फोटोस किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं तत्काल में कैसे कैसे सीएम है कि कभी उसको हाथ पकड़ लेते हैं तो कभी कुछ कर देते हैं, पता नहीं उनको क्या हो जाता है। इसलिए युवा होना चाहिए मुख्यमंत्री, युवा नेता होना चाहिए। हर जगह सुनने को मिल रहा है आजकल ईबीसी ईबीसी ईबीसी, हर पार्टी भी ईबीसी की तवज्जो दे रही है। ऐसा लगता है कि इस बार सारा खेल ईबीसी पर निर्भर है। आपका क्या कहना है इस बारे में? ऐसा कुछ होने वाला है क्या? जैसे ईबीसी का वोट है जो 38% है, तो खेल तो बिगाड़ना जरूरी है जी। ईबीसी के पीछे सारा पार्टियां लगा हुआ है तोड़ने में, ईबीसी एकत्रित न हो। लेकिन ऐसा ईबीसी अब मन बना लिया है कि अब हम टूटेंगे, अब बटेंगे नहीं, अब हम अपने सत्ता की चाबी अपने पास रखेंगे, और जो होने वाला है 2025 में खेला वो आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार में मुख्य पार्टी एक एनडीए है, एक एनडीए गठबंधन, दूसरा इंडिया, तीसरा एक जन स्वराज, उनका भी काफ़ी नाम देखने को मिल रहा है। आपका ये विश्वकर्मा समाज और ये ईबीसी, ये दोनों पिछड़े जाति का गठबंधन है, इनको कहाँ पाते हैं ये लोग? क्या कर सकते हैं इस बार? देखिए, आपने 3 पार्टियों को नाम दर्शाया, 3 पार्टी में ये बताइए कि जन स्वराज कहाँ है? वो कोई पार्टी है? आज हम भी का पार्टी बना लेंगे तो क्या पार्टी हो गए हम? बहुत बड़ा पार्टी। कोई पार्टी नहीं, पार्टी 2 एगो है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। जैसा आपने बताया कि पिछड़े वर्ग से युवा नेता चाहिए, तो कहीं आपका इशारा तेजस्वी जी की तरफ तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तेजस्वी जी को मैं कैसे कह दूं कि मैंने वो मुख्यमंत्री लायक है? अरे बिहार में चाहिए पढ़ा लिखा। आज कहाँ दलदल में ढकेल दिए हैं ये लोग। नीतीश कुमार और लालू यादव परिवार से सुनते ना कि परिवारवाद है, तो परिवारवाद ने चरवाहा खोला, नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी खोला। ये सारा पढ़ाई चौपट नहीं है, ऐसा हमको चाहिए मुख्यमंत्री। हमको मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा चाहिए, जो नायक पिक्चर का डायरेक्टर के जैसा सोच लीजिए कि जो अनिल कपूर ने करके दिखाया है,
उस तरह के हमको युवा चाहिए बिहार से कि रोजगार लाए, बिहार को हर जनता की आवाज सुने। उस तरह के हमको युवा नेता चाहिए। ये नहीं कि हमको जाके सावन में मटन चाहिए, पार्टी चले, नवरात्रा में मटन भोग चले, वैसा हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि हर समाज को देखते आवर में वैसा युवा नेता चाहिए जो एक पैर पर जनता की आवाज सुने। चलिए ठीक है। अब इस बार विधानसभा जो होने वाली है, फिर एक बहुत अहम सवाल ये भी उठता है, क्या लगता है किस पार्टी को बहुमत मिलेगी? अभी किसी पार्टी का नहीं मिलेगा। जो त्रिकोणीय श्रृंखला होगा उसमें एनडीए, इंडिया अलायंस, उसके अलावे अति पिछड़ा की त्रिकोणीय श्रृंखला होगा। जिसको चाहेगा अति पिछड़ा उसको सरकार बनाएगा और जिसको चाहेगा उसको उखाड़ के फेंक देगा। मतलब अति पिछड़ा भी एक तरह से पार्टी के रूप में एक साथ काम कर रही है। हाँ। लेकिन ये जितने भी अति पिछड़े लोग हैं कहीं ना कहीं किसी पार्टी किसी दल में है, तो फिर ये कहीं बिखरा हुआ नहीं दिख रहा है आपको? अरे छिटपुट हर चीज में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप इंडिया अलायंस में देखिए, एनडीए अलायंस में देखिए, उसमें क्या छिटपुट नहीं है? तो उससे छोड़ दीजिए। अति पिछड़ा अब सब एकजुट हो गया है। अब ये 38% वोट अब एक जगह ठोकेगा और ये तीसरा मोर्चा बना के और सरकार युवा नेता को पैदा करेगा जो बिहार के रखवाले बनेगा। अब बिहार में इंडस्ट्रीज लाएगा। जो पूर्वजों को पहले इंडस्ट्रीज था, बिहार एक हब था, लेकिन अब वो हब को सारा पार्टी ने खत्म करके दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब ऐसा आएगा अति पिछड़ा के नया युवा चेहरा जो बिहार को हब बनाएगा और इंडस्ट्रीज अब पलायन नहीं होने देगा, वैसा युवा एक नेता बनेगा। बिहार में जो अभी ये वोटरों की जो इंक्वायरी चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब ये सही है या नहीं? क्या इस समय पे ये करना चाहिए? देखिए, बिहार में खास करके तो इस समय करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय रोपनी का समय हो रहा है। कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। अच्छा, आपको ये लगता है कि इलेक्शन के समय है 15 दिन में वोटर अभी हो जाएगा लिस्ट तैयारी? अगर यदि इतना ही आप में टैलेंट है तो आप जातीय जनगणना के अनाउंसमेंट किए ना, तो फिर क्यों ले चल गए 2027 में खींच के? नहीं, 2027 में हम करेंगे। अरे आपको इतना टैलेंट है तो यही चीज कर दीजिए ना, जातीय जनगणना पूरा ऑल इंडिया का। आप इलेक्शन के समय में 4 दिन में कहते हैं कि हम वोटर कार्ड बनाएंगे, यहाँ भोकस है वोट। तो इसको पहले करना चाहिए था ना, लोकसभा चुनाव किए थे उस समय करते, विधानसभा चुनाव के बाद कराइए। ये सब समय न होता है। अब आज हमारे के यहाँ शादी हो रहा है और शादी में हमने 1000 के न्योता कर दिया, अब मेरे के यहाँ खाने के लिए अन्न नहीं है तो हम कहाँ से खिलाएंगे? जैसे सरकार का मानना है, हो सकता है एनडीए की वोटर बढ़ गए हैं, फालतू वोटर आ गए हैं, बोकस वोटे आ गए हैं, एक एक आदमी 3-4 जगह वोट डाल रहे हैं, तो इस चीज़ को स्क्रूटनी करने के लिए, कम करने के लिए शायद ये सरकार की पहल होगी। सरकार ने कुछ सोच समझ के ही इतनी बड़ी कदम उठाई होगी इलेक्शन के समय में, क्योंकि वो का भी अपना सरकार है, तो वो कुछ पॉजिटिव सोच के नहीं किया होगा। ऐसा तो भाई ऐसा है तो आपका सिस्टम फेल है ना पूरा। जब बॉर्डर पर कहते हैं कि बॉर्डर पर घुसपैठ, आप 15 साल से सरकार में है, केंद्र में, आप बॉर्डर सील कीजिए ना, कैसे घुसपैठिया हो जाएगा? क्यों एक जगह से दूसरी जगह वोटर देने चल जाता है? आप उसका निशान लगाते हैं, क्यों? सारा सिस्टम ऑनलाइन है, क्यों वो चीज आपके पास में है? इसका मकसद आप खुद है निकम्मी सरकार कि आप ये चीज करना। आप खुद स्वयं हो सकते हैं कि आप अपना और वोटर लिस्ट दूसरे काटना चाहिएगा, इसको जोड़ाना चाहिएगा, और हो सकता है 2-4 जगह जोड़ाइएगा, ये भी हो सकता है। ये हम कैसे कह दें? लेकिन आप केंद्र में भी हैं, बिहार में भी है। बिहार ऐसा राज्य है कि संपूर्ण राज्य है, कृषि प्रधान एक राज्य है, वहां पर कैसे घुसपैठ हो जाता है आपका? कैसे एक जगह से 4 जगह वोट देगा वो आदमी? और वैसा है तो आप एक इलेक्शन कराइए, हो ही नहीं सकता है 4 जगह वोट देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बात सोचने वाली बात है। बहुत अच्छा सुधीर जी आपने अपना विचार रखा। बिहार के बारे में ये भी कहा जाता है कि बिहार के ज़्यादातर लोग पलायन किए हुए हैं, तो अन्य राज्य में रहते हैं, यानी कि विदेशों तक रहते हैं। तो वो क्या लगता है, वो इलेक्शन के समय में सब आ जाते हैं? और एक बात और भी सुनने को मिलता है कि बिहार जो है अब लेबर का एक स्टेट बन गया, राज्य बन गया है, कि बिहार से हर राज्य को लेबर चाहिए, लोग काम करने जाते हैं। जबकि नीतीश कुमार के रहते हुए यहाँ पे रोड की अच्छी तरीके हुई है, मेट्रो शुरू होने वाली है, लाइट व्यवस्था ठीक हुई है, पुलिस प्रशासन ठीक हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ बिल्कुल चौपट हो गया है। तो इसमें क्या कहना है आपको? देखिए, पलायन होने का मुख्य बिंदु है कि हमारे यहाँ बहुत अनपढ़ लोग हैं। जैसे मान के चलते हैं 100 में से 90 लोग तो अनपढ़ हैं, 10 है 90 नहीं, 61% ऐसा, लगभग 61% के आसपास लिटरेसी रेट है, यानी कि 100 में 40 लोग अनपढ़ कर सकते हैं। ये सरकारी आंकड़ा खाली है।
जमीन पर जाके देखिए, एक एक गांव का सर्वे करके तो देख लीजिए क्या है। पढ़ा लिखा लोग मिलेगा मुश्किल से, तो एक गांव में जाएगा तो 5 गो मिलेगा। जो 100 घर के है तो 5 गो है, खाली कागज पर है डॉक्यूमेंट के हमने बीए ग्रेजुएशन करा के रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनूनन जाके जमीन पर देखिएगा, गांव मोहल्ला का सर्वे कराइए। आप जो कहते हैं ना कि हम सर्वे हम 20 दिन में हम करा देंगे वोटर कार्ड, तो यही देखिए, अनपढ़ होने के कारण बिहार एक ऐसा राज्य है कि लेबर फैक्ट्री बना दिया गया। ऐसो मुख्य रूप से घोषित कर दिया गया है केंद्र सरकार से भी और पूरी कंट्री से कि बिहार में जब भी कुछ कहीं भी देश में आपदा होता है तो बिहार सरकार को फोन किया जाता है, मेरे के यहाँ इतना लेबर भेज दीजिए। यानी मुख्य रूप से अनपढ़ के जाहिल होने के कारण यहाँ लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना है, रोजी रोजगार करना है, न उसको काम मिलता है यहाँ से। इस ढंग से फैक्ट्री है ही नहीं। आप तो कहने का मतलब बिहार में एक छाप, एक ब्रांड बन चुका है कि बिहार एक लेबर का स्टेट बना हुआ है, आपके कहने का मतलब ना? हाँ, 100% केंद्र सरकार भी है, बिहार सरकार में, बिहार में चुनाव हो रहा है तो सबको यही बोल रहा है कि लेबर फैक्ट्री है, लेबर फैक्ट्री है। सेंट्रल भी यही चीज कहता है किसी आपदा में कि बिहार से लेबर ले आइए। जो कोरोना काल में हमको देखने को मिला सभी जगह कि सारे लोग, बिहार के लोग किस तरह से आपको देखने को मिला होगा, न्यूज में रोज देखे होंगे लोग कि कैसे पैदल आया 3-3 हजार किलोमीटर से, और जब ये चला आया तो उसके लिए एक एक महीना गाड़ी लगा रखा कि हमारा बिहार से लेबर आए तब मेरा फैक्ट्री चालू होगा। तो स्वयं है, जान लीजिए कि लेबर फैक्ट्री बिहार है। चलिए सुधीर जी, बहुत अच्छा, आप बात करने से लग रही है आप में काफी युवा है, आप जोश बढ़ा हुआ है। अब हमें अंत में एक सवाल बता दीजिए कि आप अपने जनता, अपने विश्वकर्मा समाज के लोगों से क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं उनसे? मैं विश्वकर्मा समाज से हाथ जोड़ के मैं कहना चाहूंगा, कहीं भी विश्वकर्मा समाज के हो, पूरे बिहार में एकत्रित है और थोड़ा सा कदम उठाना है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एकदम एक आवाज पर एक जगह वोट डाले। मैं विश्वकर्मा बंधु से अपील करूंगा, कहीं भी जाए तो एक ही जगह वोट दे, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है कि जातीय आधारित वोट पड़ता है। इसलिए मैं विश्वकर्मा बंधु से बोलूंगा कि कहीं भी आपके समाज के हो, उस व्यक्ति को एक जगह वोट दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी हमसे बात करने के लिए। और आप जो बोले हैं हमें भी बहुत कुछ समझने को मिला, जनता भी देख रही है, आपके बातों को एनालाइज करेगी और इसी तरह से हम युवा नेता को लाते हैं। और हम चाहेंगे कि आपसे बात करके हमें इतना अच्छा लगा कि हम चाहेंगे एक बार और फिर कभी मौका मिले तो आपको इसके लिए बुलाएंगे। तो साथियों, आप देख रहे थे नई उमंग नई सोच, कौन होगा जनता का रखवाला। ये थे हमारे धन्यवाद। इनके साथ बात कर रहे थे युवा नेता। आज के लिए बस इतना ही, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कोई युवा नेता के साथ। केबीएल न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने विचार दें, देखते रहें केबीएल न्यूज़।